एक रहस्यमयी कॉल। अध्याय 7। ड्रग माफिया। रिचर्ड और एलेक्स दोनों सेंट्रल जेल के अंदर गए और वहां के जेलर से मिले। रिचर्ड ने जेलर को बोला कि उसे डोमिनिक किर्क से मिलना है और यदि चाहिए तो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस फोर्ब से आपकी बात करा सकता हूँ। जेलर ने कोई आपत्ति नहीं की और रिचर्ड और एलेक्स को जल्द ही एक मीटिंग रूम में बैठने के लिए कहा जहां वो डोमिनिक किर्क से उन्हें मिलवा देगा। पुलिस कांस्टेबल उन दोनों को एक मीटिंग रूम में ले गया और वहीं पर रुकने के लिए कहा। कुछ ही देर में वहां डोमिनिक किर्क आ गया। डोमिनिक किर्क एक 55 वर्षीय, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़े बड़े कंधे, हल्की सी तौन निकली हुई, कम परंतु सीधे बाल, चौकोर चेहरा, चेहरे पर फबती रौबदार मूछें और गहरी आंखों वाला पुरुष था। किर्क ने कैदियों की टिपिकल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। किर्क एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। रिचर्ड और एलेक्स उसके सामने बैठे हुए थे। किर्क ने पहले बात शुरू की। क्या बात है, फेमस रिचर्ड कार्लसन इस गरीब से मिलने आया है। रिचर्ड बोला, मेरे लिए इस वक्त आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति पूरे लंदन में कोई नहीं है। किर्क बोला, क्या बात है, हमें पता ही नहीं था कि हम भी इतने महत्वपूर्ण हैं। रिचर्ड बोला, बिल्कुल, तुमने सुना है ना, नॉलेज इज पावर। किर्क थोड़ा हंसा और बोला, नहीं, मैं मानता हूँ पावर इज पावर, पर छोड़िए, बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। रिचर्ड बोला, मुझे ड्रग माफिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और जॉनसन एलन के बारे में भी। किर्क बोला, बिल्कुल खोल देते हैं इन सब की जन्म कुंडली आपके सामने, परंतु मुझे क्या मिलेगा। रिचर्ड बोला, संतुष्टि कि तुमने पुलिस की मदद की। किर्क बोला, हाँ हाँ हाँ, आप क्या हिंदुस्तान के किसी बाबा से मिलकर आ रहे हो। रिचर्ड झिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या चाहिए। किर्क बोला, वो लिस्ट मैंने बनाकर जेलर को दे रखी है, आप बस जाकर जेलर को बोल दो कि उसे पूरी कर दे। ये जेलर बहुत ढीला आदमी है। रिचर्ड ने एलेक्स को बोला, तुम जेलर को बोल दो कि किर्क की सभी मांगे मान ले। एलेक्स ने सर हिलाया और वहां से चला गया। एलेक्स जल्द ही वापस आ गया और बोला, जेलर ने सभी मांगे मान ली, बस पॉइंट नंबर 10 को छोड़कर। हर हफ्ते सोहो एरिया से किसी सुंदर गेस्ट को बुलाकर पार्टी करने देना। रिचर्ड ने डोमिनिक किर्क को उद्देश्यपूर्ण नजरों से देखा। किर्क बोला, हाँ हाँ हाँ, चलो, पॉइंट नंबर 10 को मैं भूल जाता हूँ, कुछ काम संतुष्टि के लिए भी कर लेते हैं। रिचर्ड गंभीर स्वर में बोला, किर्क, मुझे लंदन माफिया के बारे में क्या बता सकते हो। किर्क बोला, चलो, तुम्हें 5 साल पहले ले चलता हूँ। साल 1977 में लंदन शहर 2 बड़े माफिया में बटा हुआ था। रिचर्ड और एलेक्स बहुत ही गंभीर होकर सुन रहे थे। किर्क आगे बोला, हेनरी वॉल्टर और सैम रॉस, ये 2 ऐसे नाम थे जिन्होंने लंदन शहर के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर रखा था, परंतु इनकी आपसी रंजिश से इन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था और इसलिए इन्होंने तय किया कि ये लोग एक दूसरे से एक समझौता कर लेंगे। एलेक्स बीच में बोला, हाँ मुझे पता है, मैंने भी अफवाह सुनी थी कि वॉल्टर को ड्रग्स में इंटरेस्ट था और रॉस को आर्म्स में, इसीलिए उन्होंने ये आपस में बांट लिया। किर्क व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, इसे ही बोलते हैं आधा ज्ञान, और इसलिए लंदन पुलिस कभी भी इन माफियाओं को खत्म नहीं कर पाई। एलेक्स का चेहरा उतर गया। किर्क आगे बोला, सच्चाई ये थी कि वॉल्टर और रॉस ने एक दूसरे के काम में दखल ना देने का समझौता किया था और ये समझौता करवाया था उस तीसरे शख्स ने जिसे अपराध का किंग पिन कहते हैं। उसे हेनरी वॉल्टर और सैम रॉस के अलावा किसी ने भी नहीं देखा था। वो शख्स ही था जो बहुत शातिर था और दोनों माफिया उसकी बातें मानते थे। कई लोगों ने ऐसी भी अफवाह सुनी है कि वो कोई बहुत सुंदर लड़की थी और दोनों, हेनरी वॉल्टर और सैम रॉस, उस पर फिदा थे। और ये भी अफवाह थी कि वो कोई पुलिस वाला था जो इनके बहुत से राज जानता था। सुंदर लड़की की बात काफ़ी हद तक अफवाह हो सकती है, पुलिस वाले का वो तीसरा शख्स होना काफ़ी संभव है। रिचर्ड आश्चर्यचकित होकर बोला, तीसरा शख्स। किर्क बोला, हाँ, और ये बात तो सच है कि हेनरी वॉल्टर और सैम रॉस ऐसे ही नहीं एक दूसरे के काम में दखल ना देने का समझौता कर लेते। रिचर्ड बोला,
हाँ, ये बात तो सही है। किर्क बोला, वो तीसरा शख्स इतना शातिर था कि उसने इन दोनों को नियंत्रित किया हुआ था। एलेक्स बोला, तो आज तक पुलिस के पास उस तीसरे शख्स का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? किर्क बोला, इसीलिए तो ये काफ़ी संभव है कि वो तीसरा शख्स कोई पुलिस वाला हो। रिचर्ड को कुछ बहुत बुरा पूर्वानुमान हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो तीसरा शख्स, फिर उसने उस बात पर आगे सोचना उचित नहीं समझा। रिचर्ड बोला, किर्क, आप आगे बताइए। किर्क बोला, धीरे धीरे वॉल्टर को ड्रग्स में महारत हासिल हो गई और सैम्ब्रोस को आर्म्स में। अल्फा कॉम्बैट का पूरा मार्केट इस वक्त सैम्ब्रोस के कब्जे में है। किसी को भी यदि अल्फा कॉम्बैट चाहिए तो बहुत ही महंगे दामों में सैम्ब्रोस से लेना पड़ता है। रिचर्ड बोला, फिर तकरीबन 2 साल पहले वॉल्टर को पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ा दिया था। किर्क बोला, हाँ, और वहीं से सैम्ब्रोस का एक छत्र राज चालू हो गया। वॉल्टर की मौत और ड्रग्स पर लक्ष्मी ट्रस्ट बॉटनिस्ट की उस खोज ने सैम्ब्रोस को बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। रिचर्ड बोला, मतलब सैम्ब्रोस को ड्रग्स को नमक का रूप देने का तरीका लक्ष्मी ट्रस्ट से मिल गया और वॉल्टर को पुलिस ने रास्ते से हटा दिया। इसीलिए अब सैम्ब्रोस ड्रग्स और आर्म्स दोनों ही धंधों का किंग बन गया है। किर्क बोला, हाँ, परंतु यदि मैं कहूँ कि वॉल्टर को पुलिस ने नहीं, सैम्ब्रोस ने ही साजिश से मरवाया, तो तुम क्या कहोगे? रिचर्ड बोला, मैं समझा नहीं। किर्क बोला, ग्रेट रिचर्ड कार्लसन, जो तुम्हारी पैनी निगाहों से हमेशा बचा रहा और शायद इस पूरे ड्रग्स और आर्म्स माफिया के खेल का मुख्य खिलाड़ी कोई तुम्हारा अपना ही है। रिचर्ड बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या इशारा कर रहे हो? रिचर्ड को कुछ पूर्वाभास हो गया था कि किर्क क्या बोलने वाला है, परंतु वो चुप रहा। उसे अपने पूर्वाभास पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो सब कुछ साफ साफ सुनना चाहता था। किर्क बोला, वॉल्टर को जिस पुलिस वाले ने एनकाउंटर किया वो था। रिचर्ड आखिरकार बोल ही उठा, वॉटसन। किर्क बोला, हाँ। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आया। क्या वॉटसन सैम्ब्रोस के लिए काम कर रहा था या फिर वॉटसन वो तीसरा शख्स था? कहने को मात्र पुलिस का एक हेड कांस्टेबल, परंतु पूरे लंदन माफिया का सरगना, जिसके कहने पर सैम्ब्रोस और हेनरी वॉल्टर ने समझौता किया और जिसने सैम्ब्रोस को एक छत्र माफिया बनाने के लिए हेनरी वॉल्टर को रास्ते से हटा दिया। इसीलिए वो लड़की जो सैम्ब्रोस का नुकसान करना चाहती थी वॉटसन से बार बार मिल रही थी। जब उस लड़की ने वॉटसन को देखा तो उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वॉटसन ने वॉल्टर का एनकाउंटर तो किया, परंतु लंदन में क्राइम रोकने के लिए नहीं, अपितु सैम्ब्रोस का फायदा कराने के लिए। ये कहानी उलझी हुई थी। किर्क आगे बोला, वॉटसन ने वॉल्टर का न सिर्फ एनकाउंटर किया, परंतु उसके चेहरे को भी ऐसे एसिड से गला दिया कि ये कह पाना मुश्किल था कि वो वॉल्टर ही है। इससे लोगों को भ्रमित किया गया ताकि लोग समझे कि वॉल्टर ने अपने आप को गायब कर दिया और किसी और को उसके बदले मरवा दिया। परंतु ये सच ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाया और वॉल्टर के मरते ही सैम्ब्रोस ड्रग्स और आर्म्स दोनों का किंग बन गया। लोगों को यकीन हो गया कि ये चेहरा जलाना एक बहुत ही ओछी ट्रिक थी जो असफल हो गई। रिचर्ड बोला, परंतु वॉटसन को तो इसके लिए काफ़ी वाहवाही मिली थी। किर्क बोला, यही तो प्लान था। वॉल्टर को ख़त्म कर दो, वॉटसन को क्रेडिट दे दो और ये भी शक पैदा कर दो कि वॉल्टर मरा था कि नहीं। रिचर्ड बोला, समझ गया, वरना हेनरी वॉल्टर जैसे माफिया लॉर्ड को मारने के लिए फोर्ब्स एक हेड कांस्टेबल को भेजें, ये मुमकिन नहीं था। किर्क बोला, नहीं, वॉटसन अकेले नहीं गया था, उसके साथ लुइस भी था, परंतु लुइस वॉल्टर के साथियों को पकड़ने में रह गया और वॉटसन ने वॉल्टर का एनकाउंटर कर दिया। वॉल्टर उस समय किसी बहुत खतरनाक एसिड से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो ही एसिड उसके ऊपर गिर गया था। रिचर्ड बोला, समझ गया, वॉटसन ने जानबूझकर वो एसिड वॉल्टर पर गिरा दिया होगा। किर्क बोला, तुमको एक बात और समझनी होगी कि लक्ष्मी ट्रस्ट भी 1980 से गायब है, जब से वॉल्टर का एनकाउंटर हुआ था। रिचर्ड आश्चर्य से बोला, क्या? वो तो एक बॉटनिस्ट है, उनका इन सब से क्या लेना देना? किर्क बोला, अंडरवर्ल्ड में एक अफवाह ये भी थी कि वॉल्टर ने लक्ष्मी ट्रस्ट का अपहरण किया था,
और उन्हें वो प्रोसेस बताने को कहा था जिससे ड्रग्स को नमक का रूप दे सकते थे। शायद वॉल्टर की हत्या के बाद सैम्ब्रोस ने लक्ष्मी ट्रस्ट को अपने कब्जे में ले लिया हो और उनसे वो प्रोसेस समझा हो। एलेक्स बीच में बोला, परंतु ये कुछ खास प्रोसेस तो नहीं है। हम डॉक्टर जोनाथन से मिले थे। उनके हिसाब से लक्ष्मी प्लांट के लेटेक्स से ड्रग्स को नमक में कन्वर्ट कर सकते हैं। किर्क बोला, एलेक्स तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो। एलेक्स का चेहरा फिर से लटक गया था। रिचर्ड बोला, एलेक्स एक छोटी सी क्वांटिटी को बदलना और पूरे कंसाइनमेंट को बदलने में फ़र्क होता है। कितनी क्वांटिटी में क्या मिश्रण करना है, किस टेम्परेचर पर करना है, किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आदि बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए बिना मिस लक्ष्मी की सहायता के सैम्ब्रोस ये प्रोसेस नहीं कर सकता था। किर्क बोला, बिल्कुल सही रिचर्ड, और इसलिए ज़रूरत पड़ी जॉनसन एलन की। रिचर्ड बोला, इस प्रोसेस को करने के लिए फैक्ट्री चाहिए थी और फिर जॉनसन एलन तो नमक ही बनाता था। वो आराम से ड्रग्स की नमक के रूप में स्मगलिंग कर सकता था। किर्क बोला, सैम्ब्रोस पिछले 2 साल से कर भी रहा था। रिचर्ड बोला, फिर अचानक क्या हो गया? किर्क बोला, अचानक से सैम्ब्रोस की एक दुश्मन आ गई। रिचर्ड बोला, एक लड़की? किर्क बोला, हाँ, उस लड़की ने सबसे पहले फोर्ब्स को नमक वाले प्रोसेस की बात बता दी और फिर जॉनसन एलन को भी किसी तरह भड़का दिया। रिचर्ड बोला, उसने ही मुझे भी फ़ोन किया और वो ही वॉटसन से भी मिल रही थी। उस लड़की को बस ये नहीं पता था कि वॉटसन सैम्ब्रोस से मिला हुआ था और यही वो गलती कर गई। किर्क बोला, शायद। किर्क फिर कुर्सी से उठ गया और बोला, बस मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। तुमने भी तो मेरा 10 नंबर वाला पॉइंट नहीं दिया, तो तुम भी अब संतुष्टि से काम लो। रिचर्ड ने किर्क के कंधे पर हाथ रखकर बोला, थैंक्स किर्क, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। किर्क बोला, रिचर्ड तुम एक फ्री की सलाह देता हूँ, इस जॉनसन एलन को भी अच्छे से चेक करो, मेरे को वो भी कुछ गड़बड़ लगता है। रिचर्ड ने सर हिलाया और किर्क को कमरे से बाहर जाते हुए देखने लग गया। किर्क कमरे से बाहर गया और फिर एक बार फौरन अंदर आया और आधा दरवाज़ा खोलकर वहीं खड़ा खड़ा रिचर्ड से बोला, एक आखिरी बात। रिचर्ड और एलेक्स सावधान हो गए और एक टक किर्क को देखने लगे। किर्क बोला, सारा वॉल्टर, वो बेचारी अनाथ लड़की जिसने अपनी माँ को बचपन में खो दिया और पिता को जवानी में, इस वक्त स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से बॉटनिकल स्टडीज़ में मास्टर्स कर रही है। तुम्हें उससे थोड़ी सी बॉटनी पढ़नी चाहिए। किर्क ने इतना बोला, रिचर्ड को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और चला गया। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आया, परंतु रिचर्ड समझ गया कि किर्क ने क्या हिंट दिया था। रिचर्ड और एलेक्स दोनों ही एलेक्स की वॉक्सहॉल अस्त्रा में बैठ गए। रिचर्ड बोला, हमें स्कॉटलैंड जाना होगा, एलन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री हमारा टारगेट है। एलेक्स बोला, परंतु हमारे पास कोई वारंट ही नहीं है। रिचर्ड एलेक्स की बात को अनसुनी करके बोला, मुझे लगता है इस ड्रग माफिया का संबंध इस एलन मैन्युफैक्चरिंग और जॉनसन एलन से कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ है। एलेक्स बोला, परंतु हम कैसे उस फैक्ट्री में? रिचर्ड बीच में बोला, मैं बिना वारंट के घुसूंगा और यदि किसी ने कोई। रिचर्ड ने अपनी स्मिथ एंड वेसन 10 पिस्तौल निकाल ली और आगे बोला, कोई गड़बड़ी की तो उससे बात करेगी मेरी ये साथी। एलेक्स को समझ आ गया था कि रिचर्ड अब एंड गेम पर पहुंच गया है। वो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता। उसने कुछ तो ऐसा समझ लिया था जो एलेक्स की समझ से परे था। तभी वो रिचर्ड कार्लसन था। रिचर्ड और एलेक्स स्कॉटलैंड के लिए निकल गए। रिचर्ड ने पहले कमिश्नर ऑफिस जाकर वो सारे वारंट ले लिए थे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उसके लिए दिए थे। रिचर्ड ने अपने घनिष्ठ मित्र वुडवर्थ से बात भी कर ली थी, जो कि कंपनी के मामलों की जानकारी रखता था, और उसने जॉनसन एलन और उसकी फैक्ट्री के बारे में बहुत सी जानकारी एकत्रित कर ली थी। वुडवर्थ ने रिचर्ड को बहुत सी बातें बताई थी, और ये भी कि पिछले 2 वर्षों में जॉनसन एलन बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया था, और ये अफवाह थी कि उसकी कमाई का साधन ड्रग्स माफिया की मदद करना ही है। परंतु वो कैसे ड्रग माफिया की मदद करता था ये किसी को नहीं पता था। एलन की कंपनी डूब रही थी और उस पर बहुत कर्ज था, परंतु पिछले 2 सालों में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। वुडवर्थ ने ये भी बता दिया था कि कॉल्सन ट्रांसपोर्ट भी कुछ बहुत फ़ायदे में नहीं चल रही थी, परंतु
2 साल पहले जब से जॉनसन एलन की नमक कंपनी ने अपना अधिकतर माल कार्लसन ट्रांसपोर्ट से भेजना चालू किया, तब से एंड्रू कार्लसन, जो कार्लसन ट्रांसपोर्ट का मालिक था, उसकी भी चांदी हो गई थी। रिचर्ड ने उस बंगला नंबर 9 की लड़की के स्केच की प्रतिलिपियां भी बनवा ली थी और एमिली भी घर आ गई थी। रिचर्ड ने उसको भी बता दिया था कि वो स्कॉटलैंड जा रहा है। रिचर्ड ने हालांकि एमिली को सिर्फ यही बताया था कि वो ग्रैंड्समाउथ में एलन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में जा रहा था, और उसने जानबूझकर ये नहीं बताया कि वो हेनरी वॉल्टर की बेटी से मिलने भी जाएगा, क्योंकि एमिली सारी बातें मिसेस टेलर को बता सकती थी। मिसेस टेलर अब रिचर्ड के घर पर ही रह रही थी। रिचर्ड ने एमिली को ये भी नहीं बताया था कि वॉटसन शायद ड्रग माफिया से मिला हुआ था। रिचर्ड और एलेक्स ने अपनी अपनी पिस्तौल भी साथ में ले ली और दोनों 6 अक्टूबर को उस गहरी रात को तकरीबन 10 बजे वॉक्सल अस्त्रा से लंदन से ग्रैंड्समाउथ के लिए निकल गए थे। एलेक्स को पता था कि ये 400 मील लंबी दूरी वो लोग तकरीबन 7 घंटों में पूरी कर लेंगे। वो एक अच्छा ड्राइवर था और उसने जल्द ही लंदन के शहर को पार करते हुए हाईवे पकड़ लिया था। रिचर्ड भी पास की सीट पर बैठकर अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो गया था। रिचर्ड को समझ आ गया था कि वो लड़की जिसका स्केच लेकर वो घूम रहा है, हो सकता है सारा वॉल्टर हो, ड्रग लॉर्ड हेनरी वॉल्टर की बेटी, और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने फोर्ब्स को टिप दी। उसने एक गलती की कि उसने वॉटसन पर भरोसा किया और वॉटसन ने उसे सैम्ब्रॉस को ही दे दिया। उस रात वो उस बंगले पर थी और मौका पड़ते ही उसने उस पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया जिसका नंबर उसे याद था। उसने सुना कि रिचर्ड ने फ़ोन उठाया है और उसने उसे उस बंगले पर बुला लिया। रिचर्ड बंगले पर पहुंचा, परंतु उसके साथ वॉटसन था। वो लड़की घबरा गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रिचर्ड वहां से फोर्ब्स को फ़ोन करने चला गया और वॉटसन ने उन लोगों के साथ मिलकर लड़की को मार दिया। परंतु वहां लाश तो 2 बूढ़े लोगों की मिली थी। वो लड़की कहाँ गई? वो उन लोगों के साथ क्यों गई? या वो लोग उसे जबरदस्ती क्यों ले गए? ऐसा क्या राज है? ये सब सोचते सोचते रिचर्ड को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। रिचर्ड की नींद सूर्य की किरणों ने तोड़ी। जब तक वो उठा तब तक एलेक्स ने उन्हें स्कॉटलैंड में ग्रैंड्समाउथ शहर पहुंचा दिया था। ग्रैंड्समाउथ एक छोटा शहर था और जल्द ही वो लोग उस फैक्ट्री में पहुंच गए जहां से रिचर्ड को शक था कि नमक के रूप में ड्रग्स का धंधा होता था। रिचर्ड को पता था कि वो फैक्ट्री वाले उसे आसानी से अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। उसने अपनी बेल्ट पर टंगी स्मिथ एंड वेसन 10 पिस्तौल को जोर से पकड़ा और सोचा उसे अब अपने इस साथी का इस्तेमाल करना ही होगा। रिचर्ड ने एलेक्स की ओर देखा और बोला, कार को नॉर्थ साइड वर्क्स ले चलो। एलेक्स थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला, परंतु एलन मैन्युफैक्चरिंग तो फलक्रिक में है। रिचर्ड बोला, हम अभी एलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं जा रहे। एलेक्स बोला, तो फिर? रिचर्ड बोला, हम कार्लसन मरीन सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी जा रहे हैं। एलेक्स ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, ये क्या है? रिचर्ड बोला, ये वो बोट कंपनी है जिसकी R431 बोट एलन मैन्युफैक्चरिंग ने किराए पर ली थी। एलेक्स कुछ बोला नहीं, परंतु उसने मन ही मन सोचा। रिचर्ड ने न सिर्फ वो डिक्लेरेशन फॉर्म अच्छे से पढ़ा था, परंतु उसने ये भी नोट कर लिया था कि एलन मैन्युफैक्चरिंग जो नमक बनाती है वो ग्रैंड्समाउथ में ही एक बोट से लंदन भेजती है। रिचर्ड ने एलेक्स की ओर देखा और उसे कंफ्यूज चेहरे को देखकर बोला, तुम ये सोच रहे हो कि इस बोट कंपनी से हमें क्या मिलेगा? एलेक्स बोला, हाँ, क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि ग्रैंड्समाउथ शहर में नमक कंपनी है और उसी शहर की बोट को ही तो कंपनी इस्तेमाल करेगी अपना माल भिजवाने के लिए? रिचर्ड बोला, हाँ, यदि लीगल धंधा कर रहे हो तो। एलेक्स ने थोड़ा सोचा और फिर अपने दाहिनी हाथ को कार की स्टीयरिंग से छोड़कर चुटकी बजाते हुए बोला, ओह, अब समझा। रिचर्ड मुस्कुराते हुए बोला, समझ गए एलेक्स? एलेक्स ने जवाब दिया, हाँ, इसका मतलब एलन मैन्युफैक्चरिंग के लोगों को पता ही नहीं था कि ड्रग्स है। रिचर्ड बोला, हाँ, हो सकता है उनके बहुत से कर्मचारियों को पता ही नहीं हो, और ना ही जॉनसन एलन जो इस कंपनी का मालिक है और जिसकी लाश हमें बंगला नंबर 9 में मिली, उसे ही पता हो कि उसकी कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा था। एलेक्स बोला, इसीलिए वो लोग नमक को ही ट्रक से और पानी से भेज रहे थे।
रिचर्ड बोला, हाँ, इसीलिए ही एलन मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा गड़बड़ कार्लसन ट्रांसपोर्ट में है। एलेक्स बोला, क्योंकि उसके लोग कस्टम को देखकर भागे। रिचर्ड बोला, हाँ, उनको पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो ट्रक छोड़कर भी भाग गए थे। एलेक्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिचर्ड इतनी गहरी बात सोच सकता था। तभी वो रिचर्ड कार्लसन था। रिचर्ड ने आगे बोला, इसीलिए मैंने एमिली को भी यही बताया कि मैं एलन मैन्युफैक्चरिंग जा रहा हूँ, और वो यदि गलती से मिसेस टेलर को बता भी दे और यदि वो वॉटसन को, तो भी उनको पता नहीं चलेगा कि हमें कार्लसन ट्रांसपोर्ट पर शक हो गया है। एलेक्स बोला, क्या आपको वॉटसन पर पूरा शक है? रिचर्ड बोला, थोड़ा बहुत, परंतु कुछ भी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते। एलेक्स बोला, हालांकि वॉटसन की लाइफस्टाइल को देखकर लगता तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। रिचर्ड बोला, परंतु वॉटसन ने अपने जीवन में एक ही बड़ा काम किया है, और वो है हेनरी वॉल्टर का एनकाउंटर। एलेक्स बोला, तो आपको लगता है कि वॉटसन अपराधियों से मिला हुआ है? रिचर्ड बोला, हाँ, लगता तो है, वरना जिस वॉटसन ने कभी भी कोई बड़ा अपराधी नहीं पकड़ा हो, वो सीधे ही हेनरी वॉल्टर को मार डाले, ये थोड़ा अजीब तो लगता है। एलेक्स बोला, परंतु आपने पहले कभी उस पर शक नहीं किया, यहाँ तक कि पिछले 2 सालों में किसी ने भी वॉटसन से नहीं पूछा कि उसने कैसे हेनरी वॉल्टर को मार डाला। रिचर्ड बोला, हाँ, उस समय हम समझ रहे थे कि एक एक्सीडेंट था। वॉल्टर की किस्मत खराब थी, वो वॉटसन और अन्य पुलिस वालों के साथ भागने के चक्कर में एसिड की बोतल से टकरा बैठा, और वॉटसन ने भी बिना सोचे डर के मारे वॉल्टर को पकड़ने के बजाय उस पर गोलियां चला दी। एलेक्स बोला, हाँ, परंतु अब लगता है कि वॉटसन ने जानबूझकर वॉल्टर को खत्म किया, और फिर सैमरॉस और लक्ष्मी ट्रस्ट ने मिलकर नमक रूपी ड्रग्स बनाए, उसे एलन मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग किया और कार्लसन मरीन एंड ट्रांसपोर्ट से पानी और सड़क के जरिए भेज दिया। रिचर्ड बोला, हाँ, परंतु इस थ्योरी की सच्चाई तभी पता चलेगी जब हम पहुंचेंगे। एलेक्स बीच में बोला, कार्लसन ट्रांसपोर्ट के ऑफिस हम पहुंच चुके हैं। एलेक्स ने अपनी वॉक्सल अस्त्रा नॉर्थ साइड वर्क्स के कार्लसन मरीन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस के बाहर पार्क कर दी थी। रिचर्ड और एलेक्स दोनों ही एक बहुत खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। कार्लसन मरीन और ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑफिस बड़ा था और बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे और अभी वो ऑफिस शायद खुला ही नहीं था। रिचर्ड और एलेक्स अपनी लंदन पुलिस की यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने बाहर खड़े गार्ड को अंदर जाने के लिए इशारे से बोला। गार्ड बोला, सर, आपको किससे मिलना है? रिचर्ड बोला, मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है। गार्ड बोला, सर, वो तो अभी आए नहीं हैं, ऑफिस 9 बजे खुलता है। रिचर्ड बोला, कोई बात नहीं, हम अंदर जाकर इंतज़ार कर लेंगे। गार्ड थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, मुझे आप सर्च वारंट दिखाइए। रिचर्ड बोला, ठीक है, दिखा देते हैं वारंट। एलेक्स रिचर्ड का इशारा समझ गया था, और चूंकि गार्ड का पूरा ध्यान रिचर्ड की ही तरफ था, उसको पता ही नहीं चला कि कब एलेक्स ने अपने पिस्तौल को दाहिने हाथ में लेकर उसकी बट से बहुत जोर से गार्ड की गुद्दी यानी गर्दन के पीछे के हिस्से पर मारा, और एलेक्स के इस सटीक हमले से गार्ड बेहोश हो गया। एलेक्स ने गार्ड को एक तरफ लेटाया और उसे इस प्रकार से झाड़ियों के पीछे छुपा दिया कि कोई आसानी से उसे ना देख पाए। एलेक्स ने गार्ड की जेब में से चाबी निकाली और ऑफिस के बाहर के गेट का ताला खोलकर रिचर्ड और एलेक्स अंदर चले गए। रिचर्ड ने देखा कि वो ऑफिस किसी मरीन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर की ही जैसी थी, और वहाँ बहुत सारे ट्रक और बोट आदि थे। उस बड़े से ऑफिस के अंदर एक बिल्डिंग थी जो कि शायद कार्लसन मरीन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुख्यालय था। उस बिल्डिंग के पीछे रिचर्ड को कुछ प्लांट उगे हुए दिखे, और जब रिचर्ड वहां पहुंचा तो उसे यकीन हो गया था कि कार्लसन मरीन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इस पूरे मामले में सम्मिलित है। वो प्लांट डैफोडिल जैसे दिख रहे थे, और रिचर्ड समझ गया कि वो लक्ष्मी प्लांट है। रिचर्ड तेजी से उस बिल्डिंग में घुस गया, और वो उस समय खाली ही थी। रिचर्ड जल्दी जल्दी उस बिल्डिंग के अनेकों कमरों को झांकते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए भागने लगा। उसे एक बड़े कमरे में कुछ आवाज आई। रिचर्ड ने एलेक्स को बहुत धीमे शब्दों में कहा,
एलेक्स, लगता है फर्स्ट फ्लोर पर कोई दो लोग बातें कर रहे हैं। एलेक्स बोला, हाँ। रिचर्ड फुसफुसाते हुए बोला, हमें धीरे धीरे जाना है और इससे पहले उन्हें कोई शक हो उन्हें पकड़ लेना है। एलेक्स बोला, ठीक है। रिचर्ड और एलेक्स धीमे कदमों से फर्स्ट फ्लोर पहुंचे। उस बड़े कमरे के बाहर जो साइन बोर्ड था उस पर लिखा था एंड्रयू कार्लसन, ओनर कार्लसन मरीन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। रिचर्ड ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और एलेक्स और रिचर्ड अपनी पिस्तौल ताने अंदर घुस गए। रिचर्ड जोर से चिल्लाया, लंदन पुलिस! सभी लोग फ्रीज! जो दो लोग वहां थे वो हक्के बक्के रह गए। उन्हें रिचर्ड के वहां होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक मोटा सा आदमी पलट गया और उसने अपने हाथ हवा में उठा लिए और दूसरे थोड़े लंबे, सुडौल और बड़े कंधों वाले व्यक्ति ने पीछे पलटना उचित नहीं समझा। रिचर्ड उसे देखकर चिल्लाया, पलटो! परंतु इससे पहले रिचर्ड और एलेक्स कुछ समझते, उस आदमी ने तेजी से अपनी पास रखी कुर्सी को लात मारी और वो कुर्सी रिचर्ड की तरफ तेजी से आई। रिचर्ड और एलेक्स दोनों का ही ध्यान एक पल के लिए कुर्सी की तरफ गया और इतनी ही देर में वो आदमी पलटा और तेजी से पास ही की खुली खिड़की से नीचे कूद गया। एक फ्लोर कूदने से उसे कुछ खास चोट नहीं लगी और इससे पहले रिचर्ड या एलेक्स खिड़की के बाहर देखकर उस पर फायर करते, वो उस बिल्डिंग में पीछे की तरफ भाग गया। उसे पता था उस तरफ खिड़की नहीं है और रिचर्ड और एलेक्स उस पर फायर नहीं कर पाएंगे। जब तक रिचर्ड और एलेक्स नीचे जाकर उसे पकड़ते वो भाग जाता, इसलिए रिचर्ड और एलेक्स ने उसे पकड़ने के बदले उस मोटे आदमी को अपने कब्जे में ले लिया। रिचर्ड ने हालांकि एलेक्स से पूछा, मुझे वो आदमी जो यहाँ से भागा एक बार के लिए हेनरी वॉल्टर लगा। एलेक्स बोला, हाँ, थोड़ी सिमिलरिटी थी, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो वॉल्टर होगा। उसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी है। रिचर्ड बोला, हाँ। रिचर्ड ने उस आदमी के बारे में सोचना छोड़कर इस मोटे आदमी को उसकी गर्दन से पकड़कर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मोटा आदमी हकलाते हुए बोला, एंड्रयू कार्लसन। रिचर्ड गुस्से में बोला, तुम इस कंपनी के मालिक हो? उस आदमी ने हामी में सर हिलाया। रिचर्ड बोला, तुम कब से ड्रग के धंधे से जुड़े हुए हो? एंड्रयू घबरा गया और बोला, सर, मैं ड्रग का धंधा नहीं करता, मैं तो ट्रक और बोट किराए पर देता हूँ। रिचर्ड ने अपनी स्मिथ एंड वेसन 10 उस आदमी की कनपट्टी पर लगा दी। रिचर्ड चीखा, सच सच बता दो, वरना आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। एंड्रयू घबराते हुए बोला, सर, मैं सच बोल रहा हूँ। एलेक्स ने अपनी पिस्तौल की बट से एंड्रयू के चेहरे पर जोर से चोट की। एंड्रयू के होंठ कट गए और उसमें से खून आने लगा। एंड्रयू रोते रोते बोला, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मुझे एलन मैन्युफैक्चरिंग का माल लंदन, एडिनबर्ग, ग्लासगो आदि ग्रेट ब्रिटेन के अलग अलग शहर में पहुँचाना था। रिचर्ड ने अपनी बंदूक को एंड्रयू के मुंह में डाल दिया और बोला, सच और सिर्फ सच। एंड्रयू अपनी जबान को अपने होठों पर लगाते हुए बोला, मैं पिछले 4 साल से एलन मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम कर रहा हूँ, पर पिछले तकरीबन 2 साल पहले सैम्ब्रोस के गुंडे ने मेरा अपहरण किया और सैम्ब्रोस के सामने पेश किया। सैम्ब्रोस ने मुझे अकेले में बताया कि उसके पास एक ऐसा प्लांट है जो ड्रग को नमक में बदल सकता है। मुझे बस एलन मैन्युफैक्चरिंग के नमक के कंटेनर में इस ड्रग को ऐड कर देना है। एलेक्स बीच में बोला, मतलब तुम ड्रग खुद बनाते थे? एंड्रयू बोला, नहीं, हम सिर्फ लक्ष्मी प्लांट उगाते थे और फिर एलन मैन्युफैक्चरिंग के ही फैक्ट्री में रात में ड्रग को नमक का रूप दे देते थे। उस नमक को हम फिर अपने ट्रांसपोर्ट में हर जगह भेज देते थे। रिचर्ड बोला, इस प्रकार से एलन मैन्युफैक्चरिंग वालों को पता ही नहीं चलता था कि उनके असली नमक से बहुत ज़्यादा ड्रग्स कार्लसन कंपनी की बोट और ट्रक लेकर जाते थे। एंड्रयू बोला, हाँ, और पिछले 2 साल में हमने बहुत पैसे कमाए, परंतु अचानक पिछले कुछ ही दिनों से। रिचर्ड बीच में बोला, एंड्रयू के ट्रक लंदन में पकड़े जाने लगे। फोर्ब्स को किसी ने बता दिया कि इन ट्रक में नमक नहीं, ड्रग्स है। एंड्रयू बोला, हाँ सर,
रिचर्ड बोला, अभी तुम्हारे साथ जो था वो कौन था? एंड्रयू बोला, मेरे बोट के क्रू मेंबर्स घबरा कर कल रात मेरे पास आ गए थे। वो पुलिस से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो मैंने। रिचर्ड फिर बीच में बोला, सैमरॉस को बुलाया था कि पुलिस कभी भी तुम दोनों को पकड़ सकती है। एंड्रयू हिचकिचाते हुए बोला, हाँ सर, सैमरॉस आ गया था क्योंकि मैंने अब और साथ देने से मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए था। रिचर्ड बोला, सैमरॉस तो किसी से नहीं मिलता, तुमसे क्यों मिलने आ गया? एंड्रयू बोला, क्योंकि मेरे पास अभी उसका बहुत सारा माल है। मैंने सिर्फ 1/4 माल ही लंदन के ट्रक और इन 2 बोट में भेजा था। रिचर्ड आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, केवल 1/4 माल? तो बाकी कहाँ है? एंड्रयू बोला, बाकी का माल मेरे गोडाउन में है। मुझे जब लगा कि मेरे ट्रक पकड़े गए तो मैंने बोट से केवल 1/4 माल ही 2 अलग अलग हिस्से करके भेज दिए थे। बाकी मैंने अपने ही एक गोडाउन में जमा कर लिया था। मुझे देखना था कि पुलिस को क्या क्या पता था, परंतु सैमरॉस को ये बात पसंद नहीं आई और वो खुद आ गया। उसे नहीं पता था कि तुम दोनों हमारी फैक्ट्री पर इस प्रकार बिन बताए आ जाओगे। रिचर्ड आश्चर्य से बोला, क्या वो सैमरॉस था? एंड्रयू बोला, हाँ, यदि तुम मुझे छोड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता सकता हूँ। रिचर्ड बोला, क्या? इससे पहले एंड्रयू कुछ बोलता, एक गोली ने उसकी जान ले ली। रिचर्ड और एलेक्स को पता भी नहीं चला कि वो सैमरॉस भागा नहीं था, अपितु जगह बदलकर वापस वहीं आ गया था। उसने एक सटीक गोली से एंड्रयू की जान ले ली थी, परंतु इससे पहले वो और गोलियां चलाता, रिचर्ड और एलेक्स दोनों ने ही उस पर फायर चालू कर दिए। उसके पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कुछ राउंड्स के फायर के बाद सैमरॉस वहां से भाग गया था और रिचर्ड और एलेक्स के पास थी तो एंड्रयू की लाश। रिचर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस लाश का पोस्टमार्टम करे या उस दफ्तर को सील करे या वहां से भाग जाए, क्योंकि ग्रैंड्समाउथ उसका जुडिक्शन नहीं था। रिचर्ड ने एलेक्स को इशारा किया और वो दोनों वहां से निकल लिए। दोनों जल्दी ही अपनी वॉक्सॉल अस्त्रा में बैठकर एलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहुंच गए। तब तक सुबह के तकरीबन 7 बज चुके थे और एलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑफिस भी काफी बड़ा और विशाल था। वहां पर बाहर खड़े गार्ड ने 2 पुलिस वालों को देखा और अंदर इंटरकॉम से फोन करके बता दिया। रिचर्ड उस गार्ड के पास पहुंचा तो गार्ड ने पूछा, सर, आपको किससे मिलना है? रिचर्ड बोला, फैक्ट्री का कोई इंचार्ज वगैरह है? कोई आया है अभी तक? गार्ड बोला, हाँ जी सर, फैक्ट्री के इंचार्ज विजय सुबह जल्दी ही आ जाते हैं, वो अंदर ही बैठे हैं। रिचर्ड बोला, ठीक है, तो हमें उनसे मिलना है। गार्ड बोला, सर, मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, वो बाहर ही आ रहे हैं और आपको साथ अंदर ले जाएंगे। रिचर्ड को आश्चर्य हुआ कि एलन मैन्युफैक्चरिंग का इंचार्ज बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर ले जाने को तैयार था। थोड़ी ही देर में एक 5 फुट 2 इंच का हल्का सा मोटा, थोड़े सावले रंग का भारतीय मूल का व्यक्ति बाहर आया और उसने अपने भारतीय एक्सेंट में पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रिचर्ड बोला, हमें इस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करना है। विजय बोला, जी जरूर, क्या आप हमारे मालिक की मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? रिचर्ड आश्चर्य से बोला, तुम्हें कैसे पता? विजय ने अपने हाथ में रोल किया हुआ अखबार खोला और उसकी फ्रंट न्यूज़ रिचर्ड को दिखाई। जॉनसन एलन की रहस्यमयी परिस्थितियों में उनके मकान में दर्दनाक मौत। रिचर्ड ने सोचा, ये मीडिया वाले बहुत ही तेज होते हैं। वैसे भी अब 2 दिन हो चुके थे उन दोनों लाशों को मिले हुए, इसीलिए मीडिया को इस खबर का पता लगना ही था। रिचर्ड बोला, ठीक है, तुम हमें फैक्ट्री दिखाओ। विजय बोला, जी सर। विजय एलेक्स और रिचर्ड को फैक्ट्री के अंदर ले गया और थोड़ी देर चलने के बाद वो उन्हें उस मुख्य फैक्ट्री में ले गया जहां कुछ लेबर और वर्कर्स आ चुके थे। विजय बोला, हमारी फैक्ट्री 8 बजे से चालू होती है और रात के 6:30 बजे तक नॉन स्टॉप चलती है। रिचर्ड बोला, तुम सालाना कितना नमक बना लेते हो? विजय बोला, तकरीबन 15,000 टन। रिचर्ड बोला,
रात में तुम्हारी फैक्ट्री बंद रहती है क्या? विजय बोला, हाँ। रिचर्ड ने पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाया और उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिस पर वो कोई भी शक कर सके। उस फैक्ट्री में बहुत सा नमक बनता था और कोई बड़ी बात नहीं थी कि एलन मैन्युफैक्चरिंग के उस नमक को ड्रग्स का शेप रात में दे दिया जाता हो। रिचर्ड ने विजय को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम ये सारा नमक केवल कार्लसन ट्रांसपोर्ट से ही क्यों भेजते थे? विजय बोला, सर, कार्लसन ट्रांसपोर्ट ट्रक और बोट यानी रोड और पानी दोनों से माल भेज सकते थे और हमारा उनसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कारण हमें उनके ट्रक और बोट बहुत ही सस्ते में मिल जाते थे। रिचर्ड ने वहां मौजूद नमक को चखा और उसे लग गया कि वो नमक ही था। रिचर्ड ने विजय से पूछा, तुमको पता था कि ये नमक जब कार्लसन ट्रांसपोर्ट पहुंचता था तो वहां पर बहुत सा नमक और भी जोड़ दिया जाता था? विजय के चेहरे के भाव थोड़े से बदले और वो बोला, नहीं, मुझे ये नहीं पता। रिचर्ड ने विजय को देखा और बोला, तुम्हें और क्या पता है? विजय बोला, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। रिचर्ड ने उस फैक्ट्री का एक पूरा चक्कर लगाया। फैक्ट्री बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। रिचर्ड फैक्ट्री के अलग अलग मशीन को देखते हुए विजय से बोला, इन मशीनों की किसी केमिकल से सफाई हुई हुई लगती है। विजय बोला, जी सर, कल रात हमने इनको साफ किया था। रिचर्ड बोला, कोई खास उपलक्ष्य था? विजय बोला, नहीं, बस रूटीन। रिचर्ड बोला, वेडनेसडे जैसे वीकडे पर इतनी सफाई? ये तो तुम्हें महीने के एंड में या वीकेंड में करनी चाहिए। विजय कुछ नहीं बोला। रिचर्ड ने चारों तरफ फैक्ट्री के चक्कर लगाया और यहाँ वहाँ छू कर देखा। कुछ देर बाद वो वहाँ से एलेक्स को लेकर चला गया। एलेक्स और रिचर्ड अपनी वॉक्सहॉल अस्त्रा में बैठ गए और जल्द ही एलेक्स ने कार को हाईवे की तरफ मोड़ लिया। रिचर्ड ने एलेक्स को बोला, तुम अब एडिनबर्ग की तरफ ले लो, वहाँ हमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है। एलेक्स को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने गाड़ी एडिनबर्ग की तरफ मोड़ ली। एलेक्स बोला, इस एलन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। वो विजय भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। रिचर्ड ने उत्तर दिया, हाँ, कुछ ज़्यादा ही कोऑपरेटिव था। एलेक्स बोला, मैं कुछ समझा नहीं। रिचर्ड ने बोला, परंतु मैं सब कुछ समझ गया हूँ। एलेक्स की आंखें और भुहें आश्चर्य से ऊंची हो गई। रिचर्ड को ऐसा क्या समझ आ गया था जो उसे नहीं आया? एलेक्स ने बोला, क्या आप मुझे समझा दोगे? रिचर्ड ने बोला, ठीक है, वैसे भी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे, इतना समय काफ़ी है तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए। एलेक्स ने गाड़ी एडिनबर्ग की तरफ मोड़ दी। उसे पता था कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में सारा वॉल्टर से ही मिलने रिचर्ड जाने वाला था। रिचर्ड ने उन तेजी से गुजरते हुए पेड़ों को देखते हुए बोला, एलन मैन्युफैक्चरिंग में ही ड्रग को नमक का रूप दिया जाता था। एलेक्स के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। उसने बोला, क्या विजय तो इतना कॉपरेट कर रहा था? रिचर्ड बोला, मिसेस टेलर और वॉटसन टेलर भी मिले हुए हैं। एलेक्स सदमे में आकर बोला, मिसेस टेलर भी? रिचर्ड बोला, हाँ, बस इतना समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे ये क्यों बताया कि वॉटसन उस लड़की से मिलता था। एलेक्स बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो सर? रिचर्ड बोला, मैं तुम्हें पूरा प्लान समझाता हूँ। एलेक्स बोला, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। रिचर्ड ने बोला, सैम्ब्रोस ने वॉटसन के साथ मिलकर हेनरी वॉल्टर को मरवा दिया। हेनरी वॉल्टर उस समय प्रोफेसर लक्ष्मी ट्रस्ट और जॉनसन एलन के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एलेक्स बीच में बोला, कैसे ड्रग्स को नमक का रूप देकर आसानी से ब्रिटेन के कोने कोने में भिजवाया जा सकता था। रिचर्ड बोला, हाँ, अब सैम्ब्रोस ने जॉनसन एलन और लक्ष्मी ट्रस्ट को वॉल्टर की मौत के बाद अपनी तरफ मिला लिया और ड्रग्स के धंधे में उतर गया। उसने कार्लसन ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया ताकि उसके ट्रक्स और बोट से आसानी से नमक रूपी ड्रग की स्मगलिंग हो सके। एलेक्स बोला, जॉनसन एलन, लक्ष्मी ट्रस्ट, एंड्रू कार्लसन, सैम रॉस और वॉटसन, ये सब पिछले 2 साल से मजे से पैसे कमा रहे थे। जॉनसन एलन जितना भी नमक बनाता था उससे कहीं ज़्यादा ड्रग्स रूपी नमक बनता था।
रिचर्ड ने बोला, इसीलिए विजय ने जानबूझकर 1.5 लाख टन के बजाय मात्र 15,000 टन ही हमें बताया। एलेक्स बोला, मैं समझा नहीं। रिचर्ड बोला, उस विजय को नहीं पता था कि मैंने स्कॉटलैंड आने से पहले वुडवर्ड से जॉनसन एलन की कंपनी की पूरी कुंडली निकलवा ली थी। एलेक्स बोला, अच्छा, और आपको पता था कि जॉनसन एलन 1.5 लाख टन नमक हर साल सप्लाई करता है? रिचर्ड बोला, हाँ, और वुडवर्ड ने यह भी बताया था कि इसका तकरीबन 80% हिस्सा एंड्रयू कॉल्सन की कंपनी से ही ट्रांसपोर्ट होता था। एलेक्स बोला, इसलिए आपको लग गया कि विजय झूठ बोल रहा था? रिचर्ड ने बोला, हाँ, और इसलिए भी कि विजय ने उस फैक्ट्री की सफाई रात भर करवाई थी। एलेक्स बोला, तभी फैक्ट्री इतनी चमक रही थी? रिचर्ड ने बोला, हाँ, सोचो यदि फैक्ट्री में काम शुरू ही होने वाला था तो उस फैक्ट्री को उस रात इतना ज़्यादा चमकाने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब विजय को पता चल गया था कि हम आने वाले हैं, परंतु उसे ये नहीं पता था कि हम फॉरेंसिक टीम लाएंगे या नहीं, इसलिए उसने चांस लेना उचित नहीं समझा। एलेक्स बोला, आपने ये बात मिसेस टेलर को बताई थी कि हम एलन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री पर जा रहे हैं? रिचर्ड बोला, हाँ, और ये नहीं बताई थी कि हम एंड्रयू कार्लसन की कंपनी में जाएंगे। एलेक्स बोला, इसीलिए वहाँ हमें सैम रॉस मिला। और रिचर्ड बोला, बस ये समझ नहीं आया कि मिसेस वॉटसन यदि वॉटसन से मिली हुई थी तो उन्होंने मुझे उस लड़की के बारे में क्यों बता दिया? एलेक्स बोला, तो क्या ये हो सकता है कि वो लड़की सारा वॉल्टर हो? रिचर्ड बोला, इसीलिए तो हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। एलेक्स बोला, यदि वो सारा वॉल्टर ही है तो ये पक्का है कि वो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। रिचर्ड बोला, हाँ, बिल्कुल सही कहा। दोनों को पता ही नहीं चला कि बातों बातों में वो कब यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके थे।